जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए डेली शाम 6:30 पीएम पे आपके लिए एक नया मॉडल पेपर का क्लास अपडेट होता है। इस क्रम में हम लोग सभी सब्जेक्ट की मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको सभी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और सभी सब्जेक्ट में आपका बराबर स्कोर आएगा, तभी आप अच्छा अंक ला सकते हैं। तो कल हम लोग मैथ की चर्चा किए थे, आज एक साइंस का देखिए। और जो भी मॉडल पेपर हम लोग ले रहे हैं बिल्कुल एग्जाम के अनुरूप, कि किस रूप में आपको एग्जाम में प्रश्न पत्र मिलेगा उसी रूप में इस मॉडल पेपर को तैयार किया गया है, ताकि इसको पढ़ने के बाद आपको एग्जाम वाला फीलिंग आए और एग्जाम में भी यहां से प्रश्न सीधे सीधे आएंगे, क्योंकि सिर्फ हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। आज हम लोग साइंस के एक शानदार मॉडल पेपर को लेकर समझेंगे। और खास बात यही है कि आप ही लोग का डिमांड था कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिक्स करके चलेंगे, तो आज के इस क्लास में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे, उसके बाद 2 अंक वाले और 4 अंक वाले सब्जेक्टिव प्रश्न आपके सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से लेकर समझेंगे। क्योंकि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाकर 40 मार्क्स ही ला सकते हैं, अगर आपको 80 में 80 स्कोर करना है तो इसके लिए आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी याद रखने की आवश्यकता है। तो सिर्फ हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे, तो एक एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा, क्योंकि इस साल के लिए जो सबसे संभावित प्रश्न है उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एग्जाम में इसी रूप में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। सीधे चलते हैं प्रश्न पे। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर समझते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आंसर देने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। कह रहा है प्रश्न कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले के छात्रों के लिए प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पत्र मिलेगा। आपको बताना है कि एक प्रकाश की किरण है, उस समतल दर्पण पे लंबवत आपतित हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मान ले रहे हैं ये समतल दर्पण है, इस पे कोई प्रकाश का किरण लंबवत आपतित हो रहा है। यहाँ पे देखिए, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा सर। तो समतल दर्पण है तो ऐसे आएगा, तो ऐसे निकल जाएगा, तो कितना होगा। जब लंबवत होता है तो कितना होगा, 90 डिग्री। बिल्कुल सही, प्रश्न में ही उत्तर दे दिया था। ऑप्शन सी जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी अपने को ओएमआर शीट पे कलर करके आना है। याद रखिएगा, नहीं मालूम है तो जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होगी तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस से। पूरे साइंस का रिवीजन होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और सब्जेक्टिव प्रश्न की भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करना है, क्योंकि आप जानते हैं परीक्षा में बिल्कुल कम समय है, तो इस समय सिर्फ वीवीआई प्रश्न, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पढ़ना है, तो इसी काम को आसान करने के लिए डेली 6:30 पीएम पे क्लास ज्वाइन कीजिए। या अगर आपका क्लासेस छूटता है, इस समय आपके पास टाइम नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कभी भी आप क्लास को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सभी विषय का मिल जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। गुरुजी, प्रश्न अपने से पूछा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है। देखिए क्या पूछ रहा है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक तो कितना होता है, 1 से अधिक। दूसरा का भी राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। क्या होता है वास्तव में सर, 1 से अधिक होता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर। याद रखिएगा, याद करते चलिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर पिक्चर। ये कितना होता है। सभी छात्र इसका सही सही आंसर कमेंट करेंगे। एक साथ सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको किसी भी हाल में गलत कमेंट नहीं करना है। ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, लेकिन काफी बारी से पूछा गया है, इस साल भी पूछ सकता है बिहार बोर्ड। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होगा सर, 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन ए जो भी विद्यार्थी कमेंट किए हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे दूर बिंदु पूछता, दूर बिंदु मैक्सिमम, तो यहां पे क्या हो जाता, अनंत होता, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सर, चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़ा शानदार है, आपसे पूछ रहा है वोल्ट को अगर हम भी से सूचित करें, अर्थात कि वोल्ट बी बराबर होता है जहां सी बराबर कूलम्ब, जे बराबर जूल है, ए बराबर एम्पियर, तो इसमें कौन सा संबंध आएगा वोल्ट बराबर। वोल्ट आप जानते हैं विद्युत विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो वोल्ट अर्थात कि बी बराबर कितना लिखते हैं, तो डब्ल्यू बटा क्यू लिखते हैं। डब्ल्यू क्या है सर, तो डब्ल्यू अपना कार्य है, तो कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल। और यहां पे क्यू है, तो क्यू क्या होता है, आवेश। आवेश किस में नापते हैं, कूलम में। अर्थात कि v बराबर हमने क्या बता दिया, जे बटा सी। देखेंगे वोल्ट बराबर जे बटा सी कहां पे दिया है सर, ऑप्शन पे बी पे दिया गया है। तो आपको ऑप्शन बी पे ओएमआर शीट पे चौथा का कलर करके आना है। बिल्कुल शानदार, काफी विद्यार्थी बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं। इसी तरह सीखते चलिए, डेली 6:30 पीएम पे कोशिश कीजिए क्लास ज्वाइन करने का। या अगर नहीं कर पाते हैं तो परीक्षा तक जो भी क्लास आ रहा है, क्योंकि हम लोग एक ही क्लास लाते हैं, यूनिक क्लास देने का प्रयास करते हैं, ताकि शानदार यहां से खूब
प्रश्न आए। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न। कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, यही प्रश्न पूछा है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। तो आप विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अर्थात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग का चैप्टर है फिजिक्स में, इसको अगर आप पढ़े होंगे तो वहां पे आपको स्पष्ट रूप से जानकारी दिया जा रहा है कि आर्स्टेड ने खोज किया था। किसने खोज किया था? आर्स्टेड ने। कब खोज किया था सर? तो 1820 ईस्वी में। उसने क्या बताया था कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार के इर्द गिर्द भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस तथ्य का खोज किसने किया था? आर्स्टेड ने। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1820 में किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। कह रहा है आपसे कि घर में विद्युत आपूर्ति की जाती है, हाउस में इलेक्ट्रिक सप्लाई कितना वोल्ट का होता है? प्रत्यावर्ती होता है, एसी होता है, डीसी होता है, क्या होता है, यही आपको बताना है। तो इसका आंसर जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी इसका सही आंसर कर दीजिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। घर में 220 वोल्ट का एसी अर्थात कि अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो ऑप्शन सी। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, रिपीटेड प्रश्न, इसमें से काफी प्रश्न आएगा। आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपसे कह रहा है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? ये भी प्रश्न देखिए सर यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ आ रहा है कि सिर्फ वीवीआई प्रश्न, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, कोई आलतू फालतू प्रश्न नहीं। कह रहा है लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? प्रिंसिपल फोकस कितना होता है? तो 2 होता है। बिल्कुल सही, उत्तल लेंस का एक अलग और अवतल लेंस का अलग। लेंस की बात हो रहा है तो ऑप्शन बी सही आंसर आपको कर देना है, 2 होता है सर। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर कितने विद्यार्थी सही सही दे पाते हैं। प्रश्न आपसे क्या कहा कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अब केमिस्ट्री से प्रश्न है, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं सर? तो यहां पे देखिए जो पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल। ऑप्शन ए आपको सही आंसर करना है इस प्रश्न का। पीतल में अर्थात कि ब्रास में क्या होता है? तांबा होता है Cu, और प्लस में आपका जस्ता होता है अर्थात कि Zn। वहीं जिंक जिसको बोला है 80% या 80 रहता है, और ये कितना रहता है? 20 रहता है। ये आप पढ़े होंगे मिश्र धातु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कांसा में क्या क्या रहता है? कांसा में Cu और Cu के साथ क्या रहता है? टीन रहता है अर्थात कि Cu मतलब तांबा और टीन का क्या हो जाएगा? Sn। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? कांसा। और यहां पे देखिए टांका। टांका क्या कह रहा है? तो यहां पे इंग्लिश में आपको क्लियर हो जाएगा सोल्डर। तो टांका में क्या क्या रहता है? सोल्डर में तो इसमें रहता है लेड अर्थात की Pb, और प्लस में आपका रहता है इसमें भी टीन अर्थात की Sn। और स्टील, तो स्टील तो आपको महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना है। 2 तरह के स्टील के बारे में, एक स्टील मतलब इस्पात हो गया, और एक और हम लोग पढ़ते हैं स्टेनलेस स्टील अर्थात की जंगरोती इस्पात। तो स्टील सिर्फ पूछेगा तो इसमें रहेगा आपका Fe और कार्बन, और स्टेनलेस स्टील पूछेगा तो उसमें क्या क्या रहता है? Fe प्लस अर्थात की लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम और प्लस में कार्बन। तो ये सभी यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि किसको किसको मिलाने पे कौन सा मिश्र धातु बनता है। तो कोई भी ऑप्शन चेंज करके एग्जाम में पूछेगा, आपको गलत आंसर नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा सर? अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू पूछा है आपसे एसिड सॉल्यूशन का। तो देखिए अम्लीय विलयन है तो इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम। बिल्कुल सही। पीएच स्केल आपको याद रखना है, पीएच स्केल जिसका खोज लॉरेंसन ने किया था। तो यहाँ पे बीच में क्या होता है सर? 7, जहां पे जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल है, उदासीन है। 7 से बढ़ते हैं क्षारीय मिलता है, 7 से कम जाएंगे अम्लीय विलयन मिलेगा। तो यही पूछा था अम्लीय विलयन का मान क्या होगा? तो कभी भी 7 से कम होगा। तो ऑप्शन सी अपने को सही आंसर करना है, लेस देन 7। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र। इसको भी आपको गलत नहीं करना है। एल्केन का सामान्य सूत्र जल्दी से देखना है कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। तो क्या पूछा है प्रश्न आपसे कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज। तो एल्केन पूछ रहा है, एल्कीन नहीं, यहाँ पे देख लीजिए एल्केन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी CnH2n+2। ये क्या होता है? अपना एल्केन होता है। और वहीं पे देखिए CnH2n दिया है ऑप्शन बी पे। एक किसका फार्मूला होता है? जल्दी से बताइएगा, CnH2n किसका होता है? तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर एल्कीन का, तो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्कीन। और CnH2n-2 किसका जनरल फार्मूला होता है? CnH2n-2 तो ये होता है अपना एल्काइन का। बिल्कुल सही। तो तीनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। एल्केन तो CnH2n+2, एल्कीन तो CnH2n, एल्काइन तो CnH2n-2। ये 3 में से कोई एक पूछा जाएगा, आपको आंसर याद रखना है। यहां से आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है
कौन शून्य वर्ग का तत्व है? Which of the following is an element of group जीरो? ग्रुप जीरो का कौन सा एलिमेंट है सर? तो ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, कितना बार हम लोग पढ़े हैं, काफी मॉडल पेपर की चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन सी जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं इसका मतलब वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और डेली क्लासेस करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, He शून्य वर्ग का तत्व है। ये 12 नंबर प्रश्न आगे आपके स्क्रीन पे कह रहा है कार्बन की संयोजकता क्या है? बउआ टाइप अभी प्रश्न हो गया है क्योंकि ये प्रश्न कई बार आ चुका है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? कार्बन की वैलेंसी बताइए, कार्बन की संयोजकता कितना है? देखते इस प्रश्न को कोई भी टाइम नहीं लेना है, ऑप्शन भी, क्योंकि कितना बार पढ़ चुके हैं तो बार बार निकालने की क्या आवश्यकता है। ऑप्शन भी होता है सर, 4 होता है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है? बड़ा शानदार प्रश्न है, कह रहा है इन विच पीरियड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट? किसमें सबसे अधिक तत्व है? देखते हैं कितने विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल का अध्ययन अच्छा से किए होंगे तो इसका जवाब आप दे पाएंगे। जल्दी से बताइए, मैं सभी विद्यार्थी का कमेंट देख रहा हूं कि कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है सर? तो ऑप्शन सी, छठे आवर्त में, बिल्कुल सही। जो भी विद्यार्थी लिखे हैं ऑप्शन सी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर दूसरा कोई ऑप्शन आप कमेंट किए हैं तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, एग्जाम में कोई गलती नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, छठा वर्ग याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO या COH कुछ भी पूछे तो इसे हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, बिल्कुल सही। कीटोन का भी क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप बताइएगा, कीटोन का क्या होगा? सभी आंसर आपको समझते चलना है। तो डबल बॉन्ड CO क्या हो जाता है? कीटोन। और एल्डिहाइड का क्या हो गया? CHO। और कीटोन में जैसे कार्बोनिल, इसे ही हम लोग बोलते हैं। और फिर आपका पूछ रहा है अम्ल, तो आपको पिछले क्लास में मिला था कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़े थे हम लोग, क्या था? COOH। इस तरह आपको सभी फंक्शनल ग्रुप याद रखना है कि कीटोन का क्या होता है, एल्डिहाइड का, अम्ल का। इसी में से कोई एक पूछेगा, आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? इन इकोसिस्टम फॉलो ऑफ एनर्जी इज। तो एक तो प्रश्न हम लोग के मॉडल पेपर से है, कितना आपको वरदान सीरीज, बिहार टॉपर सीरीज में मॉडल पेपर की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो कैसा होता है? एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल होता है सर, एक दिशीय। ऑप्शन ए अपने को सही आंसर कर देना है। 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप के अपशिष्ट जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल, वो कहाँ स्टोर रहते हैं? यही आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सीधे सीधे आपके बायोलॉजी के बुक से प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, पादप के अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों में भी रहते हैं, छाल में भी पाया जाता है, जैसे गोद वगैरह पढ़े हैं, कोशिका रिक्तिकाओं में भी पाया जाता है। तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। बिल्कुल शानदार प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ये तो अगर बायोलॉजी का बुक पढ़ोगे तो कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न है। कह रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे सबसे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से, बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ऑप्शन बी अपने को सही आंसर कर देना है। 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। कह रहा है शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। ये भी बड़ा यूनिक प्रश्न है, देखिएगा, हो सकता है इस साल बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए। कह रहा है शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त, क्योंकि जानते हैं अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। जिसमें ऑक्सीजन है उसे हम शुद्ध रक्त बोलेंगे। तो ये भी परिभाषा आपको क्लियर रखना है। तो वही कह रहा है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में कौन इसमें वाहिनियां ली जाती है? तो धमनी, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही आंसर याद रखना है, क्या हो जाएगा? धमनियां। तो ऑप्शन ए रट जाइए। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर। प्रश्न अपने से कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर। याद करते चलिए, नहीं मालूंगा तो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 20 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, सांस हम लोग ले रहे हैं फिर उसे छोड़ रहे हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग करना कहते हैं इंग्लिश में, अर्थात कि स्वाक्षोश्वास कहेंगे। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। श्वसन नहीं कमेंट करना है आपको, क्योंकि कह रहा है सांस लेना और सांस छोड़ना, तो उसे क्या कर रहे हैं? हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्वाक्षोश्वास। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए आगे हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर समझते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव अगर आप समझ लिए, क्योंकि अब जरूरी है एग्जाम का आपके पास में, तो प्रश्न ही चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव कितना आप रट चुके हैं, और सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव आता है। तो सब्जेक्टिव ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 40 अंक आप लाकर सिर्फ क्या करेंगे? आपको टॉपर बनना है। तो
सब्जेक्टिव का भी 40 अंक आपको सीखना है कि किस रूप में उत्तर लिखना है। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसी प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ से अब ध्यान से समझिएगा, नहीं मालूम होगा तो पेन कॉपी लेकर लिखते चलिएगा और सब्जेक्टिव प्रश्न उसे याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे तूफानी लाल से आपका परिचय हो चुका है। कितना क्लास में, क्लास को लाइक जरूर कीजिए, आपसे यही बार बार बोल रहा है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम तक काफी महत्वपूर्ण क्लास आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सब्जेक्टिव से पहला प्रश्न क्या कह रहा है। विद्युत विभव से क्या समझते हैं, जो इस साल के लिए सबसे वीवीआई प्रश्न है उसी की सिर्फ हम लोग चर्चा करेंगे। विद्युत विभव से क्या समझते हैं, तो चलिए रिवीजन करते हैं। किसी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। सिर्फ यहाँ पे हम लोग को रिवीजन करना है। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र को किसी एक बिंदु में लाने में किया गया कार्य। मान लीजिए यहाँ पे अनंत है और यहां से हम लोग इकाई धन आवेश को विद्युत विभव का, मान लीजिए हमारा विद्युत क्षेत्र यहां से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे बिंदु ए है, आगे और सारा बिंदु हो सकता है बी, सी, तो यहां तक अनंत से ए तक लाने में जो कार्य करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। इसे वोल्ट से सूचित करते हैं और इसी वोल्ट बराबर W/Q जो अभी हम लोग पढ़े थे यही होता है। और यहां से देखिए, अर्थात कि अनंत से यहां तक हम लोग लाग दिए विद्युतीय क्षेत्र में तो विद्युत विभव, और एक विभव से दूसरे विभव के अंतर को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। अर्थात कि इसका भी परिभाषा आपको याद रखना है कि इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में तो विभव, विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं तो विभवांतर। उम्मीद करता हूं क्लियर आप समझ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका भी उत्तर चलिए रिवीजन करते हैं। कह रहा है रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक, यहाँ पे गलत लिखा है, सर्वाधिक नहीं, क्या होता है, सबसे कम होता है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जिस रंग का, देखिए और सब रंग की अपेक्षा लाल का प्रकीर्णन सबसे कम हो गया। क्यों, क्योंकि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और जानते हैं जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए लाल रंग का यूज करते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा और लाल रंग दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे देता है। इसलिए रेलवे सिग्नल या कहीं पे खतरे के निशान में लाल रंग का ही उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझ चुके हैं कि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। आपको पूरा विस्तार से लिखना है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे समझ रहे हैं। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए प्रकाश, इस लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होगा, दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसलिए रेलवे सिग्नल या कहीं पे खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में क्या अंतर है, एसी और डीसी में अंतर बताइए। तो जब भी अंतर वाला प्रश्न आएगा तो आपको उत्तर इसी रूप में लिखना है, अंतर इसी तरह कभी भी लिखना चाहिए चार्ट बनाकर। ऐसे क्या होगा, 2 अंक का प्रश्न है, 3 अंतर आप लिख दीजिए, आपको 2 में 2 अंक दे देगा एग्जामिनर। पहला यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा अर्थात की एसी है और यहाँ पे देखिएगा दिष्ट धारा अर्थात की डीसी है, डायरेक्ट करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान जो होगा शून्य एवं उच्च मान के बीच हमेशा बदलते रहता है, लेकिन दिष्ट धारा निरंतर प्रवाहित होगा। वहीं पे आपका प्रत्यावर्ती धारा अर्थात कि एसी में धारा का मान तथा दिशा बदलता है और इसमें जो है डीसी में धारा का मान तथा दिशा नहीं बदलता है। एसी को आसानी से हम लोग डीसी में बदल सकते हैं, एसी से डीसी में आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे डीसी से एसी में बदलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 2 अंक का प्रश्न था, इतना 3 उत्तर आप अगर ऐसा चार्ट बनाकर 3 अंतर आप लिख देंगे एग्जाम में, आपको 2 अंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये प्रश्न का उत्तर अगर आप याद कर लिए तो पूछता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का चश्मे का उपयोग करते हैं। तो इसी तो सब्जेक्टिव से वही ऑब्जेक्टिव बना है, इसलिए सब्जेक्टिव प्रश्न जरूरी है ताकि ऑब्जेक्टिव का भी कमांड हो। यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको हिंट देने के लिए उत्तर लगाया हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाना ही क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष। अर्थात कि देखिए साइंस में क्या होता है कि अगर हम दूर के वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ नजदीक की वस्तु को देख रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। इस लेंस से दूर कर सकते हैं तो अवतल लेंस का चश्मे का उपयोग करके, अर्थात कि उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ऑक्सीकारक क्या है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस साल के लिए, सिर्फ इस साल के लिए जो वीवीआई प्रश्न है, जो सबसे गेस प्रश्न है, उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऑक्सीकारक क्या है, तो इसका भी उत्तर समझिएगा। ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CR2O7, ये सभी ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पदार्थ हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेकर समझते हैं। प्रश्न कह रहा है
उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि जब अम्ल और आपका क्षारक मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, उदासीन करने के बाद लवण बनाते हैं तथा जल बनाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कहा है कि एग्जाम्पल दीजिए, तो एक तो हो गया NaOH प्लस HCl मिलकर क्या बना रहा है, NaCl प्लस H2O। ये भी आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्षारक था, HCl अम्ल था। दूसरा उदाहरण की बात करें तो दूसरा उदाहरण भी आप कुछ भी बता सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण मान लीजिए, NaOH प्लस H2SO4, ये मिलकर क्या बनाता है, तो Na2SO4 बनाता है, अर्थात कि सोडियम सल्फेट और प्लस में जल बनाएगा, लवण बना दिया। तो ये 2 उदाहरण आप कोई भी दे सकते हैं। इस तरह आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लेकर समझते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी तैयार किया था उसके लिए कौन सा मापदंड अपनाया था, अर्थात कि मेंडलीफ का ये अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के लिए कौन सा मापदंड था, यही आपसे पूछा है। तो इसका उत्तर आपको इस रूप में याद रखना है। पहले से आप उत्तर याद किए होंगे, हम लोग सिर्फ यहाँ पे रिवीजन करें। 2 अंक का प्रश्न था, 3 ऐसे मापदंड आप लिख दीजिएगा, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, आपको अंक मिल जाएगा। पहला मापदंड मेंडलीफ ने क्या बनाया था कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। दूसरा कि समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। और तीसरा, तत्वों के हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के अणु सूत्र को मूलभूत गुण धर्म मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया। यही था मेंडलीफ के आवर्त सारणी के मापदंड। ये 3 याद रखिएगा, अगर कुछ नहीं याद है तो इतना याद कर लीजिए, क्योंकि सबसे गेस क्वेश्चन की बात हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। सोचिए ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न आता है, उत्तर आपको किस तरह लिखना है कि वैसे रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। यहीं पे असंतुलित पूछता तो वहीं पे क्या लिखते हैं कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो। लेकिन संतुलित पूछा था तो बराबर होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला पार्ट था इसी में, देखिए कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो पढ़ते हैं हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। आपको इसी तरह लिखना है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं उत्पाद के द्रव्यमान समान होते हैं, इसीलिए अभिकारक एवं उत्पाद के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इतना आप लिख देंगे, इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, अर्थात कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच अंतर स्पष्ट करें। यह भी बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन हो गया अपना, यहाँ पे उत्तर आपको इसी तरह लिखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे CH4 C2H6। यहाँ पे एक बात और समझिएगा, साइंस के हम लोग उत्तर की चर्चा करें और साइंस में डिमांड करता है एग्जामिनर कि आपको आंसर टू द पॉइंट लिखना है। जैसे हिंदी हम लोग लिखते हैं, संस्कृत, सोशल साइंस, उसमें हम लोग जोड़ सकते हैं, और साइंस में ज्यादा कुछ अपने से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि मैथ साइंस क्या है, थ्योरी है। इसमें जितना टू द पॉइंट प्रश्न पूछा जाए उतना ही अगर लिख देंगे तो आपको पूरा अंक मिलेगा। यानी कि इसमें प्रश्न को बड़ा कर रहे हैं, बड़ा करने के चक्कर में गलत नहीं करना है। तो क्या लिखना है हाइड्रोकार्बन में कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हम क्या बोलते हैं सर, हाइड्रोकार्बन। और पूछा था फिर देखिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच अंतर, तो अंतर कभी भी ऐसे बॉक्स बनाकर ही लिखना चाहिए। तो पहला अंतर यहाँ पे संतृप्त है और यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या लिखेंगे कि कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़ा रहता है, तो कि इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है कार्बन परमाणु में। और यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं, वहीं पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त रहता है, इसलिए तो इसका नाम पड़ा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे असंतृप्त में कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त नहीं रहता। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिक अभिक्रियाशील होता है, कौन कम क्रियाशील है, किसमें एकल बॉन्ड बनता है, किसमें डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन की संयोजकता किसमें पूरा होता है, किसमें नहीं। तो ये तमाम प्रश्न यहां से आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ओजोन क्या है, इसके नष्ट होने अर्थात कि अवक्षय होने से हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो यह इसका उत्तर आपको इस शब्द में लिखना है, ये आपका प्रश्न हो गया। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना एक यौगिक है, इसीलिए ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O3, जो वायुमंडल से 15 किलोमीटर से लेकर
50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो ओजोन क्या है, यहाँ पे आपने सटीक इसका जवाब लिख दिया। अब कह रहा है कि इसके नष्ट होने से, अर्थात कि इसमें क्षय हो रहा है, इससे हमें क्या नुकसान होता है। तो इसके अवक्षय होने से कई तरह के चर्म रोग, कैंसर या अनेक प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। अर्थात कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए हम लोग पृथ्वी पे हैं, अब यहाँ से जो ऊपर हम बढ़ेंगे तो वायुमंडल है, वायुमंडल में लगभग 15 किलोमीटर से और ऊपर जाएंगे, यहाँ पे 15 किलोमीटर से और 50 किलोमीटर तक, तो इसमें क्या पाया जा रहा है, ओजोन परत। और इसके ऊपर क्या है, सूर्य, इसके काफी ऊपर सूर्य है, सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, यहां से हमें प्रकाश आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ सूर्य से हानिकारक किरण भी निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाराबैंगनी किरण, और इसे जो है ओजोन यहाँ पे फिल्टर की तरह काम करता है, इसे छान कर इस हानिकारक किरण को, पराबैंगनी किरण को धरती पे नहीं आने देता है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, CO2 CH4 उत्सर्जन करना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का हम लोग निर्माण कर देना है, जिससे वायुमंडल गर्म होने से यहाँ पे ओजोन परत में छिद्र हो गया है, जिससे कि सूर्य का पराबैंगनी किरण डायरेक्ट हम लोग के शरीर पे पड़ता है, और इससे त्वचा कैंसर और कई प्रकार की खतरनाक रोग हो सकता है। इस तरह पूरा विस्तार से आपको उत्तर समझकर और एग्जाम में पूरा विस्तार से लिखिएगा, आपको अच्छा अंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि श्वसन क्या है। देखिए यहाँ पे आ गया प्रश्न कि श्वसन क्या है, इसके प्रक्रिया का समीकरण से दर्शाएं। तो श्वसन का उत्तर आपको इसी तरह लिखना है कि वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या विखंडन से ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसे श्वसन कहते हैं। अर्थात कि क्या हम लोग समझे कि वह क्रिया जिसमें कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन हो जाएगा और उसे ऊर्जा बनेगा, क्योंकि हमको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। अब कहा था कि श्वसन को समीकरण के द्वारा दर्शाइए, तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है C6H12O6, यहाँ पे ऑक्सीजन के उपस्थिति में, और यहाँ पे एंजाइम इसमें उत्प्रेरक का काम करेगा, तो CO2 और H2 और ऊर्जा बन जाता है। तो यही क्या है, श्वसन का समीकरण हो गया। जितना प्रश्न में पूछा जाएगा ऐसे ही टू द पॉइंट आप उत्तर लिखेंगे, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न लेकर समझते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न में बोला, जो गेस प्रश्न इसे समझिए चल रहा है, इसको आपको जरूर याद करना है। क्या कह रहा है प्रश्न, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीव में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है। अर्थात कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो उसे विभिन्न जीव ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर अगर आप ध्यान से समझ लिए तो समझिएगा, यहां से तमाम ऑब्जेक्टिव हर साल आता है। तो यहाँ पे उत्तर आपको इस तरह लिखना है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीव ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ निम्नलिखित है। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु C6H12O6, तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य में पायरूट प्लस ऊर्जा से एक इसका विखंडन शुरू होता है। ईस्ट में बात करें, क्योंकि पूछा था विभिन्न जीवों में, तो पहले ईस्ट में देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। वहीं पे पेशी कोशिका में ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बन जाता है। वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनता है। तो ये पूरा इसका जवाब हुआ। लेकिन यहां से सोचिएगा कितना ज्यादा प्रश्न आता है आपके ऑब्जेक्टिव में। हमेशा पूछता है बिहार बोर्ड कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ईस्ट में क्या बनता है, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका क्या होता है, तो इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, इतना आपको लिख देना होगा। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनेगा, तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। इसका इस तरह भी आप ऑब्जेक्टिव भी कमांड कर सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव आपको याद है तो ऑब्जेक्टिव इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। प्रश्न को लिख कर जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, ऊतक संवर्धन क्या है, संक्षेप में लिखें। क्या कह रहा है कि उत्तर आपको संक्षेप में लिखना है, ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ऊतक संवर्धन पौधों में ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पतायिक परिवर्धन की आधुनिक विधि है। इस तकनीक में स्वस्थ वांछित पौधे से ऊतक का एक छोटा टुकड़ा पृथक कर नए पौधे उगाया जाता है। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिसमें कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है, जिसे कैलस कहते हैं। कैलस की वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में रखा जाता है। पौधों को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे कि वे वृद्धि और विकसित पौधे बन जाते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। अर्थात कि ऊतक संवर्धन क्या है, तो मोटा मोटी आपको यही समझना है कि ऊतक संवर्धन सजावटी पौधों के संवर्धन की एक विधि है, जिसमें आधुनिक विधि से हम लोग पौधों के ग्लूकोज को विघटन करके वहां से ऊतक का एक छोटा टुकड़ा प्राप्त कर फिर उसका कायिक परिवर्तन करा के नया पौधा प्राप्त कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है, लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण के विधि का वर्णन करें। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसका उत्तर आपको इस तरह लिखना है कि
कि मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, जिसमें 22 जोड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, और एक जोड़ा एक्स तथा वाई को लिंग क्रोमोसोम। मनुष्य में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। नर में एक्स और वाई लिंग क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, पर मादा में क्या पाया जाता है, सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम, अर्थात मादा में 2 एक्स क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम के रूप में होते हैं। ये एक्स और वाई क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, अर्थात कि जो 22 जोड़ा होता है ऑटोसोम, ये लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी नहीं है। जो एक जोड़ा हुआ जिसे हम लोग लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, यही जो है आपके लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। आगे और इसमें उत्तर आपको ऐसे पिक्चर बना के समझाना होगा कि यहाँ पे पुरुष अर्थात कि यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, तो पुरुष में यहाँ पे क्या पाया जाएगा, एक्स वाई, मेल में एक्स एक्स। तो यहाँ पे देखिए कैसे पुरुष से यहाँ पे एक्स आया, मादा से भी एक्स आया, तो एक्स एक्स बनेगा, तो संतान क्या होगा, मादा होगा, अर्थात कि फीमेल होगा। मादा से पहले एक्स आया और पुरुष से भी एक्स आया, तभी क्या बनेगा, अर्थात कि फीमेल। और यहीं पे देखिए मादा से एक्स आया और पुरुष से क्या आ गया, वाई, तब क्या बनेगा, एक्स वाई, नर की उत्पत्ति होगा, अर्थात कि मेल का। वहीं यहाँ पे नीचे बताया गया है, जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स क्रोमोसोम मिला है वह लड़की, जिसे पिता से वाई क्रोमोसोम वंशानुगत होता है वह लड़का। प्रकृति में 50% संभावना लड़का का और 50% संभावना लड़की की होती है, यानी 50:50, अर्थात कि पूरा जो है इसमें किसका खेल है, तो यही एक जोड़ा क्रोमोसोम जो है एक्स वाई वाला, और ऑटोसोम का कोई भी इसमें योगदान नहीं होता है। तो पूरा इतना विस्तार से आप उत्तर लिखेंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही मनुष्य के यहाँ पे उत्तर लिखकर और ऐसे आपको चित्र बनाने आता होगा, तो पूरा आहार नाल का ऐसे चित्र बनाइएगा। और नामांकित पूछा तो यहाँ पे नाम, आहार नाल में कौन कौन सा भाग होता है, सभी आपको नाम के साथ ऐसे ही बना देंगे, आपको अच्छा अंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। आज हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव प्रश्न की भी बात की। इसमें 2 अंक वाले अर्थात कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी सम्मिलित थे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप दोनों बनाएंगे तभी आपको अच्छा अंक आएगा। अगर ऐसे ही आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लेकर समझे, तो इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो भी प्रश्न मैं बताया हूं ये सभी सबसे गेस प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।